हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का टॉप 15 डेरिवेशन का आंसर की। ठीक है, आपको पता होगा कि हम कुछ दिन पहले एक प्यारा सा वीडियो दिए थे जिसमें से सिर्फ आपको 15 डेरिवेशन को एकदम नाम बता दिए थे कि बस ये 15 डेरिवेशन ही आपको करना है और इसी के अंदर कोई 5 से 6 डेरिवेशन आपके फाइनल एग्जाम में हूबहू बहु पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको उसका आंसर भी बताने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा था कि भैया आप नाम तो बता दिए कि ये डेरिवेशन याद करना है लेकिन उसका आंसर हमको मिल नहीं रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको डेरिवेशन का नाम और आंसर दोनों बताने वाले। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों के सामने प्यारा सा जो डेरिवेशन का नाम है वो डेरिवेशन है। हम इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम लोग को आंसर भी देखना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, पहला डेरिवेशन यहाँ पे देख सकते हैं हमको फाइंड करने बोल रहा है फॉर्मूला ऑफ टॉर्क का, है ना। कब? जब हम चीज़ों को इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ रखते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब। ठीक, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में हम लोग जब रखते हैं किस चीज़ को, विद्युत द्विध्रुव को, तब हमको बल आघूर्ण का हमको सूत्र ज्ञात करने बोल रहा है। ये पहला डेरिवेशन है, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा डेरिवेशन देख सकते हैं यहाँ पे आपका है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पहले डिफाइन करना है इसको और डिराइव करना है एक्सप्रेशन किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहाँ? तो एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन ये पिछला साल जो है वो पूछा जा चुका है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस इंपॉर्टेंट है दूसरा नंबर। तीसरा देख सकते हैं आंसर हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाले, टेंशन नहीं लेना है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट, है ना। यानी कि इन्फिनाइट प्लेन शीट के कारण हमको क्या करना है, तो गॉस लॉ का यूज़ करके हमको जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन को यानी कि सूत्र को फाइंड करना, वो भी बताएंगे अभी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगला डेरिवेशन 4 नंबर जो है आपका, इसमें बोल रहा है कि एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब किसी पॉइंट चार्ज के लिए हमको पता करना है। ठीक है, ये पूछेगा तो 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देख सकते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर का डेरिवेशन कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सल पॉइंट, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को पता करना है एक्सल पॉइंट पर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, अगला देख सकते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। वैसे ही 2025 में आ चुका है, लेकिन इस बार मॉडल सेट में भी आपके कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए एक व्यंजन सूत्र पता करना है ना। अगला देखिए यहाँ पे, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वो डेफिनेशन लिखना है, फिर उसका एक्सप्रेशन भी लिखना है और क्या बोलता है डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ओम्स लॉ को हम लोगों को क्या करना है, डिड्यूस करना, मतलब एक तरह से प्रूव्ड करना है कि इसका यूज़ करके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ करके, ये भी बताएंगे 5 नंबर के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। देखिए आपको साइक्लोट्रॉन से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो 8वां नंबर का हम आपको आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, 9वां नंबर देख सकते हैं यहाँ पे अगला कहता है कि स्टेट बायो स्वार्ट्स लॉ, यानी कि बायो स्वार्ट्स लॉ क्या है सो, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सल ऑफ द करंट कैरिंग ए सर्कुलर क्वायर, यानी कि एक सर्कुलर क्वायर के एक्सल पॉइंट पर हमको क्या करना है, तो एक्सप्रेशन फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमको पता करना है इस पॉइंट पे कि कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। ये देखिए यहाँ पे है आपका व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रिएक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म और एस्टेब्लिश द रिलेशन। देखिए यहाँ पे ये आपका प्रिज्म फार्मूला को ड्राइव करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, 5 नंबर के लिए। इसको तो एकदम फिक्स मानना है ना। बोले ना आपकी बुक में तकरीबन 40 से भी ज़्यादा डेरिवेशन है, तो आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस ये 15 को एकदम रट लेना है। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो आज ये 19 तारीख है, भले आप तक वीडियो जब भी पहुंचे, है ना। और आपका एग्जाम होने वाला है हमको लगता है ये 5 तारीख को, तो अभी आपके पास टोटल 15 दिनों का समय है। रोज़ कहीं आप एक डेरिवेशन को भी 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं ना, तो 15 दिन में आपको 15 डेरिवेशन एकदम रटा जाएगा। ठीक है, बस यही डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा और आराम से एकदम गर्दा उड़ा के लाइएगा आप मार्क्स। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाय भले थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे को लगेगा भैया ये बहुत बड़ा वाला डेरिवेशन देख के बड़ा लग रहा है, तो रियल में ये बड़ा थोड़ा सा बनेगा भी, बच्चों को लगेगा भैया ये नहीं बना पाएंगे भैया, तो छोड़ दीजिएगा इसको, इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन जो चाहते हैं फिजिक्स में हम नहीं भैया हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए, है ना, फिजिक्स में चाहते हैं हमारा 98 मार्क्स आए, तो आपको ज़रूर इसको भी कर लेना है। ठीक है,
चलिए इसको नीचे बताएंगे, है ना। क्या बोलता है कि विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है। और आगे बोलता है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लास्ट डिस्टेंस विजन, कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर, है ना। तब हमको मैग्नीफाइंग पावर का क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी पता करना है। और ये आपके मॉडल सेट में भी इस बार 2025 का दिया हुआ शायद, है ना। अगला भी इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट्स और स्टेब्लिश द रॉ। देखिए यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही वाला पूछेगा इस बार, पूछेगा तो 99%, है ना। तो आपको ये 12 नंबर वाला हम बताएंगे कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करके आपको रिफ्रैक्शन को ड्रा करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, प्रूव्ड स्नेल लॉ। देखो यहाँ पे लिखा है प्रूव्ड स्नेल लॉ, है ना। दोनों बात सेम है ना, कि रिफ्लेक्शन के लॉ को हमको प्रूव करना है। ये वाला 12 नंबर। 13 नंबर हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये इस बार आएगा नहीं, ये 2025 में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन एक बार थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं इसका आंसर, ठीक। तो 2 को बाद हो गया, एक और साइक्लोट्रॉन वाला 8वां नंबर वाला, है ना, 8वें नंबर में था, और एक 13वां नंबर वाला। तो ये 2 डेरिवेशन यहीं खत्म हो गया। तब आपके पास मात्र बचा है कितना डेरिवेशन, मात्र 13 डेरिवेशन। बस 13 को एकदम रट लेना है ना। अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, है ना। बोलता है अंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल को बताना है। और यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का हमको क्या करना है, तो एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है ना, कि 2 फ्रिंज का कितना डिस्टेंस होता है। अभी समझाएंगे नीचे पूरा, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है, तो आप मान लीजिए कहीं एक ही बार में पूरा वीडियो नहीं देख पाइएगा, तो हम बोले ना आराम से वीडियो को देखिएगा। पहले 2 डेरिवेशन का वीडियो देख लीजिए, फिर 2 डेरिवेशन का देखिए, फिर 2 डेरिवेशन का देखिए, तो 5 दिन में आपका आराम से खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं, छोटा कर देंगे इसको, है ना। चलिए 15 नंबर लास्ट वाला, ये आपके मॉडल सेट में भी इस बार दिया गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, है ना, कि डिराइव मिरर फार्मूला एंड किसके लिए, तो स्फेरिकल मिरर के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार के मॉडल सेट में दिया है, तो इसलिए इस थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब आते हैं हम लोग आंसर की ओर, ठीक है। तो प्यारा सा पहले थैंक यू बोल लेते हैं कि आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट के आंसर की तरफ। चलिए अब हम लोग के सामने देख सकते हैं ये प्यारा सा पहला डेरिवेशन है और उसका आंसर की है। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। और वो खुशखबरी ये है कि जो इस बार नए बच्चे, है ना, जो अभी 11th में और वो जो 12th में जाएंगे, उसके लिए हमारा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है 23 तारीख को। कब लॉन्च हो रहा है ये, तो 23 तारीख को ये लॉन्च हो रहा है सरस्वती पूजा के दिन, ठीक है। वैसे आप इस बैच को 22 जनवरी से ही खरीद सकते हैं और इस बैच का नाम है वरदान बैच। आपको दिख रहा होगा, है ना। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, है ना, और आप लोगों के सपोर्ट के चलते आज आपका भाई इतना काबिल हो चुका है कि इस बार पहली बार जो है वो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो हम पढ़ा ही रहे थे, है ना, लेकिन ऑनलाइन में पहली बार जो है हमारा फुल कोर्स लॉन्च हो रहा है क्लास 12 का, जिसका नाम है वरदान बैच। इसमें से हम पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री और पूरा आपको इंग्लिश बताएंगे, है ना। और उसका प्राइस सबसे सस्ता रखा गया है। प्राइस कितना है, तो प्राइस है 999, यानी 999 में 3 सब्जेक्ट, है ना। कहीं और आप पढ़ते भी होंगे, ऑनलाइन में भी कोई पढ़ाता होगा तो एक सब्जेक्ट का आपको लेता होगा कम से कम 1000, और हम तीनों सब्जेक्ट का लेने वाले कितना, तो सिर्फ 999। लेकिन उसमें से भी धमाकेदार ऑफर है आपको सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर, है ना। सामने आपको दिख रहा होगा प्राइस इसका कितना है, तो आपका 999 से घट के आपको सामने दिख रहा होगा 599, है ना, यानी कि 599 रुपीज़। लेकिन जो बच्चे इस बैच को खरीदेंगे 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को और 25 तारीख को, है ना, 4 दिन, कब 22 तारीख से 25 तारीख के बीच जो ये 4 दिन खरीदेंगे उसको और 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ना, और इतना सस्ता में आपको 3 सब्जेक्ट वो भी धमाकेदार तरीके से। और ऐसा नहीं लग रहा है कि भैया PDF पर पढ़ाइएगा क्या, नहीं, डिजिटल बोर्ड आ चुका है, आपको पता है कि नहीं। हाँ, जिसको नहीं पता होगा, डिजिटल बोर्ड पर पूरा एकदम PPT के साथ अब पढ़ाया जाएगा, है ना। क्वालिटी और बढ़ जाएगा अब, है ना, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमको कर दिए हैं इसलिए, है ना। तो इसलिए जो भी आपके भाई होंगे, दोस्त होंगे, आपकी दीदी बहन जो भी होगी, छोटी बहन, तो आप ज़रूर उसको बैच ये अभी ही बाय कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये आपका 22 जो है वो यही 22 जनवरी को इसका लॉन्चिंग हो जाएगा। वैसे लॉन्च हम करेंगे यूट्यूब पर बताएंगे 23 तारीख को, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पहले बता दिए, है ना। तो 22 तारीख को जो है वो इसका बैच हमारे ऐप में आ जाएगा। 23 तारीख को सबको हम बताएंगे, है ना। तो आप 22 तारीख, अब 22 तारीख से मतलब इसको आप खरीद सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके, टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करके। अधिक जानकारी के लिए आपको इसी सामने जो फ्रंट में है आपको दिख रहा होगा थंबनेल में, हमारा नंबर भी है, तो उस नंबर पे हमें आप व्हाट्सअप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल नहीं रिसीव हो तो व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो एक छोटा सा है
है ना, जरूर सपोर्ट कीजिए अधिक से अधिक, है ना। ये याद रखिएगा कि 22 से 25 तारीख के बीच आपको ये मिलेगा सिर्फ 499 में, यानी कि 499 में। उसके बाद ये 100 रुपये इंक्रीज करेगा, 599 चलेगा। और ये क्लास हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से, क्योंकि 11th का एग्जाम हो जाएगा तब ना वो 12th में जाइएगा। उसके बाद पढ़ाएंगे 1 अप्रैल 2026 से बैच क्या हो जाएगा, तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सभी थोड़ा सा इस सभी दोस्तों को अपने बता दीजिएगा ना, और अपने भाई होगा तो उसको जल्दी खरीद दीजिए, क्योंकि इस बार धमाकेदार तैयारी होगी, है ना। चलिए, तो यही प्यारा सा इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग आते हैं हम लोग आंसर की तरफ, है ना। तो देख सकते हैं पहला यहाँ पे आपका ये तो क्वेश्चन पढ़ ही दिए कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क का हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना कब, व्हेन अन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं किसको, विद्युत द्विध्रुव को, तब हमको पता करना है एक्सप्रेशन, है ना। वही हिंदी वाले देख लीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए एक व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 साल ये पूछा भी जा चुका है ना। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए बहुत ही ज़्यादा नहीं लिखना है, जिस तरह से आपका ये टॉपर भैया आपको लिख कर बता रहे हैं, एकदम इतना ही लिखना है सर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा याद भी करना है ना। बस आपको फुल का फुल नंबर मिलेगा। ये वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि लेटेस्ट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मानेंगे कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल को कंसीडर करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे, है ना। ये आपका क्या है, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। उसी के अंदर क्या रखा हुआ है, तो यहाँ एक डायपोल आपका क्या हुआ है, तो रखा हुआ है, ठीक है। आगे फिर क्या लिखेंगे, तो आराम से देखिएगा, आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो कंसीडर कर दिए, है ना, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे दर्शाए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ हम लोग मानेंगे, जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, देख सकते हैं इस तरह से है ना। देखिए यहाँ है आपका -q और यहाँ है आपका +q, है ना। और इसका डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इधर है ना। सुन रहा कुछ, हाँ। आपको ये तो पता होगा कि इस डायपोल का जो लेंथ होता है वो होता है 2l, है ना, आधा आधा। और ये O यहाँ पे बीच में रहता है आपका डायपोल सेंटर, ठीक है। ये सब तो पता है ना, नहीं पता है तो अभी पता चल गया। तो यहाँ पे O माने हम लोग का डायपोल सेंटर, देखिए यहाँ पे बीचों बीच जो O है हमारा डायपोल सेंटर, यानी कि द्विध्रुव केंद्र है। और P हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये वाला, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो इधर इलेक्ट्रिक डायपोल लग रहा है। सो E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर हम लोग इसको रखे हैं। और थीटा क्या है, तो थीटा एंगल बिटवीन P एंड D है। P मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। P मतलब क्या है, तो P मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये वाला P, है ना। और E ये वाला, है ना। तो E का डायरेक्शन देखो सीधा है और P का डायरेक्शन देखो यहाँ पे इधर है ना। तो इसके बीच का एंगल ये हो गया, तो इसी को बोलेंगे हम लोग थीटा। और 2l क्या है, तो डायपोल का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना चीज़, ठीक। अब देखिए एक प्यारी सी बात कि भैया नहीं हमको इसका PDF भी दे दीजिए ना भैया, कहीं मान लीजिए बार बार वीडियो कितना देख रहेंगे भैया, है ना। तो आपको क्या करना है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का दोनों का लिंक है, तो आपको टेलीग्राम में हम PDF भेज देंगे दोनों का, ठीक है। जो इसके पहले क्वेश्चन था सो, और सबका आंसर की हम भेज देंगे। तो जब भी आपको जैसे पूरी रिवाइज करना है तो बार बार वीडियो काहे ले देखिएगा, बस PDF देखिए, उसको प्रिंट आउट भी करा लीजिएगा और बस आंसर वहीं से मिला लीजिएगा, है ना। हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आपको वीडियो है वहाँ पे फिर वीडियो निकाल लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे क्या हुआ सो, है ना। बस अभी सबसे आसान है, देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे बिना। हम लोग जानते हैं कि देखो टॉर्क बराबर एक, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सुन लीजिए, 11th में ही पढ़ना है कि टॉर्क बराबर यानी बल आघूर्ण बराबर होता है क्या पता है आप लोग को होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, यानी कि बल और लंबवत दूरी, है ना, बल आघूर्ण बराबर, ठीक। तो बस यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण बराबर बल गुना लंबवत दूरी होता है, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखें 2l sin थीटा और QE कैसे लिखें वो देखिएगा। यहाँ पे हम लोग फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका ये जो है वो लेंथ कितना है इसका, ये मेनली आपका 2l है, ये आपका क्या है 2l है। तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो देखो यहाँ पे ये आपका है थीटा, देखो यहाँ पे ये आपका क्या है थीटा है ना। इसको क्या माने थीटा, ठीक। तो कंपोनेंट एक इधर ब्रेक किए और एक कंपोनेंट इधर ब्रेक किए। नहीं समझ में आ रहा थोड़ा बड़ा से करते हैं। देखिए पहले से ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, और यहाँ पे ये लाइन गया है तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसके बीच का ये आपका है थीटा। ये वाला जो लेंथ है इसको ये है आपका 2l, है ना, क्योंकि ये डायपोल लेंथ है ना। अब इसको ब्रेक करते हैं तो देखिए ऊपर ब्रेक किए एक कंपोनेंट और एक ब्रेक हम लोग इधर किए। तो थीटा के पास वाला आप लोग को पता होगा कि थीटा के पास वाला आपका क्या होता है, तो cos थीटा होता है। तो 2l है तो यहाँ हो जाएगा 2l cos थीटा, और थीटा से ये वाला दूर है ना, ये वाला
तो ये हो जाएगा आपका 12 साइन थीटा, ये वाला हो गया आपका 12 साइन थीटा। तो वही देखिए यहाँ पे जब इधर ब्रेक करेंगे तो 12 साइन थीटा और इधर ब्रेक करेंगे तो 12 कॉस थीटा। देखिए ये वाला इधर वाला, ये वाला जो परपेंडिकुलर जो आपका डिस्टेंस है सो, और ये वाला बराबर नहीं, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं 12 साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता चल गया कि 12 साइन थीटा है। और फोर्स तो देखो यहाँ पे इधर भी एक फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। अब हम लोग को यहाँ पे चाहिए फोर्स, तो फोर्स बराबर हो गया आपका QE। देखिए यहाँ पे ई भागा में, इधर जगह गुणा में, तो F बराबर हो गया QE। तो F भी पता चल गया QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमको पता चल गया 12 साइन थीटा। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे पहले लिख दिया है ना 12 साइन थीटा, और इनटू फोर्स मतलब ये आपका QE। सिंपल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। देखिए टॉर्क का टॉर्क है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपका देखिए 12 और Q को एक साथ लिख दिया तो 12Q हो गया, और E और साइन थीटा तो हो गया E साइन थीटा। अब 2LQ देखो 2L आपका जो Q होता है ना, ये होता है P के बराबर, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर, है ना, यानी विद्युत आघूर्ण के बराबर। ठीक है, तो 2LQ की जगह हम लोग लिख सकते हैं P, क्योंकि P बराबर होता है 12Q या फिर 2QL, जैसे आप लिखिएगा दोनों बात सेम है। तो उसकी जगह P लिख दिए, और E साइन थीटा को E साइन थीटा लिख दिया, है ना। आप यहाँ पे आ गया P साइन थीटा। आप लोग पढ़े होंगे कि जब यहाँ पे है आपका क्या चीज़ P साइन थीटा, क्या है आपका P साइन थीटा, तो साइन थीटा हटता है तो आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे P क्रॉस E हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। बस ये हो गया आपका यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, बस टॉर्क हम लोग निकाल दिए, बस 3 नंबर आपको मिल जाएगा, इतने लिखिएगा तो, है ना। अब अगला दूसरा डेरिवेशन देखिए यहाँ पे, दूसरा नंबर डेरिवेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पता करना है, एक्सप्रेशन। देखिए फिगर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चे बोलते हैं भैया फिगर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो फिगर आपको बनाना ही बनाना है ना। और देखिए जैसे हम यहाँ पे इधर लिख रहे हैं और फिगर हमारा इधर बन रहा है, तो आप फिगर यहाँ भी बना सकते हैं, फिगर इसके नीचे भी बना सकते हैं, जहाँ मन करे। जैसे जैसे हम लिखे ना, आप हूबहू इस तरह से भी लिखिएगा ना, तो आपको एकदम फुल का फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल को कंसीडर करेंगे। देखो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को कंसीडर करते हैं। यहाँ है ये -Q और यहाँ है ये +Q। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब हमको यहाँ पे बोल रहा है कि हमको भूमध्य रेखीय बिंदु पर पता करना है ना, व्यंजक। तो भूमध्य रेखीय बिंदु होता है, देखो यहाँ पे जब इसको परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे खींचेंगे ना, डायपोल लेंथ की जगह O की जगह, तो ये इस पर किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखीय बिंदु, और फिर उसी को बोलते हैं ब्रॉड ऑन साइड। तीनों बात सेम होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे। देखिए यहाँ पे समझिएगा, हम लोग को इस पॉइंट है, ये पॉइंट पर हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सेम डिस्टेंस रहेगा ना दोनों, तो यहाँ पे जितना Q1 के कारण मतलब -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, उतना ही +Q के कारण होगा, है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक लाएंगे टेस्ट चार्ज Q0, वो पॉजिटिव रहता है ना। टेस्ट चार्ज को लाएंगे ना यहाँ पे, तो टेस्ट चार्ज को जब लाएंगे और यहाँ पे टेस्ट करेंगे, तो ये है पॉजिटिव चार्ज और ये भी है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव में होता है रिपल्सन, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऊपर। देखिए ऊपर, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, देखो ऊपर है ना। हाँ, इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जब ये है -Q, ये है +Q, तो ये +Q -Q को अपनी ओर खींचेगा, तो इसका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, देखिए नीचे की तरफ। पहले ही बात ये पता चल गया, इतना बात पता चल गया ना। चलिए उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब ये डायपोल सेंटर वो से, और ये वाला जो डिस्टेंस है ना पॉइंट का, इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि R है। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर क्या किए हैं कि R है। ये वाला इस डिस्टेंस तो पता है कि L और L टोटल डिस्टेंस होता है 2L, तो देखो यहाँ पे L और L टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे Q1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, खाली +Q और -Q भी लिखिएगा तो चलेगा। इतना चीज़ हो गया बस। अब कुछ नहीं करना है, इसके कंपोनेंट को ब्रेक करना है। देखिए एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हम लोग यहाँ पे -Q के कारण, है ना, देखो समझना, -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को मानते हैं E1, ठीक है, और ये +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मानते हैं E2, तो E2 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे आराम से देखना, है ना, कैसे ब्रेक करेंगे आराम से। देखो ये वाला एंगल हम लोग मानेंगे कि थीटा है, ये एंगल कितना है आपका थीटा, देखो यहाँ पे माना है ये एंगल थीटा है। तो इसके ऑपोजिट में हम लोग जब यहाँ पे खींचेंगे ना इसके कंपोनेंट को, देखो ऐसे करके ब्रेक करेंगे। देखो एक कंपोनेंट नीचे एक कंपोनेंट ऊपर, है ना, इसके भी कंपोनेंट को एक ब्रेक करेंगे, एक ऊपर एक नीचे। हम आशा करते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना। देखो
इसका इसका हम लोग कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट देखो इसका बीच में है ना, तो एक कंपोनेंट इसका ऊपर ब्रेक होगा और एक कंपोनेंट इसका इधर ब्रेक होगा ना, E2 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका थीटा है, ये क्या है आपका थीटा है ना। तो थीटा के ये वाला आपका थीटा है ना सर, तो थीटा के पास वाला इधर वाला होता है, थीटा के पास वाला हमेशा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा इधर वाला E2 कॉस थीटा। देखो यहाँ पे इधर वाला है आपका E2 कॉस थीटा, देखो यहाँ पे है इधर वाला है ना, और ई थीटा से ये दूर है ना, तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। देखो यहाँ पे ई थीटा से दूर है इधर वाला, तो ये हो गया आपका E2 साइन थीटा। आसान है। अब उसी तरीके से E1 का भी ब्रेक करेंगे, उसी तरीके से किसका ब्रेक करेंगे, E1 का भी ब्रेक करेंगे। तो E1 का भी ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखो E1 नीचे है ना, तो एक इसका ब्रेक किए इधर और एक ब्रेक किए इधर, समझ में आ रहा है कुछ, है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या है थीटा है, और ये भी आपका थीटा ही था ना एक तरह से, तो ये थीटा, तो थीटा के पास वाला क्या हो जाएगा, तो E1 cos थीटा, इधर E1 है ना, तो E1 cos थीटा हो गया, और इधर नीचे क्या हो जाएगा, इधर नीचे हो जाएगा E1 साइन थीटा। देखो यहाँ पे, अब देखो E1 cos थीटा यहाँ पे था E2 आपका साइन थीटा, और नीचे था E2 साइन। देखो यहाँ पे, यहाँ E2 साइन थीटा ऊपर में, और नीचे में है क्या चीज E1 साइन थीटा नीचे, तो दोनों E1 और E2 बराबर है ना यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये हो जाएगा कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर आएगा ना, वो आ जाएगा यहाँ पे E2 cos थीटा और E1 cos थीटा। बस इतने आपको समझना है यहाँ पे, ठीक। बस वहीं यहाँ पे देखो नीचे लिखा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। और आपको ये भी पता है कि E1 बराबर यहाँ पे क्या है E2 है, और दोनों को हम लोग मान सकते हैं ई मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो कलर यहाँ पे आ गया है ना। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में, बोल नहीं सर, नहीं है सर। चलिए अब आगे, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सपोज करके मान सकते हैं कि जो E1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड D2 माइनस क्यू के कारण है ना, और जो E2 है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू के कारण है ना, और वो आपका डायपोल सेंटर है, 12 आपका डायपोल लेंथ है, और R हम लोग डिस्टेंस माने, सो वो से डायपोल सेंटर से डिस्टेंस माने उस पॉइंट तक जहाँ हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग, बहुत आसान है, अब हो गया, बस इतने आपको समझना था, थोड़ा और समझाएंगे। तो यहाँ देखो इक्विटोरियल पॉइंट पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, हम लोग जानते हैं कि E1 E2 बराबर है, तो यहाँ भी E cos थीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 2E cos थीटा, है ना। देखो क्या हो गया 2E cos थीटा, इक्विटोरियल बराबर क्या हो गया 2E cos थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, देखो यहाँ पे समझो, देखो ई इक्विटोरियल बराबर क्या हो गया 2E cos थीटा, तो 2 का देखो 2 लिखे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको वैल्यू चाहिए ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू होगा यहाँ पे KQ/R², ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। बोल सर कैसे हुआ ये, देखो यहाँ पे कोई चार्ज है यहाँ पे, है ना, चलो मानो माइनस क्यू है या फिर प्लस क्यू है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर है था ना यहाँ पे इस पॉइंट, तो कुछ डिस्टेंस पर कहीं हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालते हैं ना किसी भी चार्ज के कारण, तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R², है ना। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R², वही यहाँ पे लिखें कि बराबर क्या है KQ/R², बस वही चीज़ लिखें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक, KQ/R²। और यहाँ पे आपका cos थीटा है, तो cos थीटा बराबर आपको पता है कि cos थीटा बराबर होता है B मतलब बेस इंटू हाइपोटेनस, ये तो पता है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू। बोल सर किसका वैल्यू निकालिएगा सर, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ये R का वैल्यू, देखो R का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। किसका वैल्यू निकालेंगे R का वैल्यू, और ये cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। अभी ऊपर में देखना कि R का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सो बहुत आसान है चीज़ें। देखिए यहाँ पे ये आपका है R, ये आपका क्या है R है, यही ना R है सर, तो इसी का हमको वैल्यू चाहिए, है ना, मतलब ये वाला डिस्टेंस का हमको क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो देखो ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ये आपका क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये आपका क्या है थीटा है, क्या है थीटा है, और ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये है आपका 90 डिग्री, और हमको चाहिए तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस होता है ना, और ये वाला तो आपका आर है ना, और नीचे होता है ही आपका बेस, क्या होता है बेस। अब हमको चाहिए आर का वैल्यू, ये वाला वैल्यू है ना, क्या चाहिए आर का वैल्यू, तो आर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा आर बराबर, तो आराम से खाली देख रहना, ठीक है। देखो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, उस चीज़ को क्या करना, तो आराम से खाली देख रहना। हम लोग को चाहिए यहाँ पे आर, बोल सर ये आर क्या है, तो आर पता है ये क्या है, सो ये डिस्टेंस है चार्ज और पॉइंट के बीच में, तो हम लोग को ई वाला आर नहीं निकालना है, हम लोग को कौन वाला आर निकालना पता है, ये वाला, क्योंकि ये वाला आर बन जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। ये वाला आर तो हम लोग माने थे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ना, तो हमको मेन ई वाला आर चाहिए कि चार्ज और पॉइंट के बीच का आर है ना, वो वाला डिस्टेंस होता है ना, तो हम लोग को चाहिए मेन ई वाला डिस्टेंस, है ना। तो ई वाला डिस्टेंस है एल और ई वाला डिस्टेंस आपका आर, तो ई वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेनस है, क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कहने का मतलब ई वाला आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे, समझना आराम से, आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। देखो दोनों आर में हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे एक बड़ा आर, ठीक, समझ में आ रहा होगा। हम बहुतों को लग रहा भैया नहीं समझ में आ रहा, भैया कोई बात नहीं, आराम से सुनना है ना,
बस वही किए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखो 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 देखो, तो आर का वैल्यू था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो बस आर का यहाँ पे वैल्यू लिख दिए और दोनों का स्क्वायर कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसलिए, ठीक। अब देखो कॉस थीटा है बी बाय एच, बहुत आसान है सर, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ना, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। देखो ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, चलो इधर भी मानते हैं इधर भी मानते हैं, कहीं भी मानिए, दोनों बात सेम है। तो आपका ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस आपका यहाँ पे क्या है एल है, देखो बेस ये वाला है ना सर, बेस आपका ये वाला है और हाइपोटेनस आपका ये सामने वाला है, ठीक है। तो सामने वाला अभी तो निकाले हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अभी तो निकाले हैं ये वाला जो आपका था सो, है ना, और ये वाला है आपका एल, तो हो जाएगा आप यहाँ क्या चीज बेस है एल, तो एल अपन हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया आपका कॉस थीटा। देखो यहाँ पे कॉस थीटा एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है, ये हो गया आपका। समझ में आ रहा कुछ? हाँ। अब सर यहाँ पे पावर हाफ डायरेक्ट कह दिए सर, तो आप लोग को पता होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2, रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2, तो यहाँ पे बस वही लिखे 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? चलिए अब देखो यहाँ पे ई रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पे ई इक्विटोरियल का इक्विटोरियल है, यहाँ पे बचेगा 2KQL और नीचे क्या बचेगा सर, तो देखो यहाँ पे ई जब हट जाएगा, ई हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1 और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2। तो बेस सेम है, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 1 और आधा कितना हो जाएगा, तो 1.5 मान 3/2, बस ये हो गया आपका, ठीक है। देखो वहाँ पे नीचे वही लिखा हुआ, देखो यहाँ पे देखो 2KQL ये सब वही लिखा हुआ है ना, और नीचे देखो यहाँ पे एक पॉइंट हटा, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए, तो हो जाएगा यहाँ पे दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, है ना, तो हो जाएगा आधा और एक कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया आपका, है ना। बोल सर ये कैसे KP खाली कैसे हो गया सर, तो KP इस तरह से हो गया कि 2LQ बराबर होता है P और यहाँ है K, तो KP हो गया, है ना। P मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पढ़े कि नहीं, P बराबर 2QL, अभी कुछ देर पहले भी बताया, है ना। तो आपका ये हो गया यहाँ पे, है ना, आपका इक्विटोरियल बराबर KP बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 3/2। अब देखो फॉर आइडियल डायपोल के लिए आर बहुत बड़ा है एल से, आर क्या है तो बहुत बड़ा है एल से, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डायपोल लेंथ था ना इधर वाला एल, वो वाला ये जो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो हम लोग आर यहाँ मानते हैं इसको, ये बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। अब जब बहुत बड़ा रहेगा सर, बहुत बड़ा रहेगा तो हम लोग यहाँ पे आर बहुत बड़ा है तो एल को कंसिडर कर लेंगे कितना, 0, कितना कंसिडर कर लेंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, तो बस सब कुछ सेम है, खाली यहाँ क्या हो गया 0 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इक्विटोरियल का इक्विटोरियल, KP का देखो KP है ना, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये खत्म हो गया ना 0 है तो, और ये 3/2 का 3/2, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो आराम से देखना, देखो यहाँ पे इक्विटोरियल का इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल का इक्विटोरियल है, अब देखो ये गुना में और भागा में, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो खाली आर पर बराबर बचेगा 3, देखो KP का KP और आर पर पावर 3, बस यहाँ इक्विटोरियल बराबर आ गया KP बाय आर क्यूब, KP बाय आर क्यूब। और ई एक्जियल वाला इस बार पूछेगा नहीं, लेकिन वो भी आप पढ़ सकते हैं कहीं आपकी इच्छा है तो, है ना। तो ई एक्जियल बराबर हम लोग पहले निकाल चुके थे या फिर आप पढ़े होंगे, हमेशा याद रखना कि होता है 2KP बाय आर क्यूब, और इक्विटोरियल का होता है आपका यहाँ पे KP बाय आर क्यूब, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये डबल नहीं लग रहा है, डबल लग रहा है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को जब बराबर करना चाहेंगे, दोनों को जब बराबर करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे ये है 10, है ना, ये 10 है, ये 5 है, तो ये 2 गुना है, मैंने 10 है ना, तो हमको इसको भी करना है 10, तो 2 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो ये है इक्विटोरियल, तो हम लोग 2 इक्विटोरियल लिखेंगे तब वो एगो एक्जियल होगा, तो वहीं यहाँ पे देखो यहाँ पे वही किए हैं, यहाँ पे 2 गो इक्विटोरियल लिखे हैं तब एगो देखो क्या है, आराम से 2 इक्विटोरियल किए तो एगो एक्जियल है ना, इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या होता है कि 2 गो इक्विटोरियल बराबर एगो एक्जियल। तो यहाँ पे एक बार पूछा था क्वेश्चन, है ना, इतना लंबा आप खुद से पढ़ लीजिएगा, 2022 में पूछा था कि ई एक्जियल और ई इक्विटोरियल में क्या रिलेशन है, तो ई एक्जियल एगो रहेगा और वो बराबर रहेगा 2 इक्विटोरियल के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था जो पूछा था ऊपर में कि आपको गॉस लॉ क्या है उसको पहले लिखना है और इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है किसके लिए, तो आपका लॉन्ग यहाँ पे इसके लॉन्ग प्लेन शीट के लिए, है ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। तो गॉस थ्योरम को पहले हम लोग लिखेंगे। गॉस लॉ क्या है कि जो कोई भी क्लोज्ड
क्लोज्ड सरफेस है ना, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो उसके अंदर में कितना चार्ज है, सो यानी कि क्यू इनसाइड और उसके एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, बस हो गया है ना, वही लिखा हुआ है। इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, यानी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कहता है वो इक्वल टू होगा किसके, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय यानी क्यू इनसाइड के, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा यानी कि एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हिंदी वाले लिखिएगा किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उत्तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा के 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देखो फाई का फाई लिखेंगे क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं फाई क्या है सो, क्यू इनसाइड क्या है सो, एप्सिलॉन नॉट क्या है सो, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग वही जो डेरिवेशन था पहले डिफाइन करने बोला था, फिर डेरिवेशन देखो तीसरे नंबर में कि यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफ्लुएंट प्लेन शीट, ये 2024 में पूछा है, इस बार के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग बस वही लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, यानी एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं दर्शाते हैं। देखो यहाँ पे एक प्लेन शीट है, आपको इसको हम लोग क्या किए हैं दर्शाए हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, देखो यहाँ पे एक बीच में, तो इसके अंदर में ही हम लोग को पता करेंगे, फिर पूरी इसका पता हो जाएगा, ठीक है, मतलब नहीं समझ में आया, देखो समझो हम लोग क्या करेंगे, पूरा इनफिनाइट प्लेन शीट है ना, बहुत लंबा है ना ये, तो हम लोग बस एक छोटा सा एरिया को कंसीडर करेंगे, ठीक है, और हम लोग मानेंगे कि बस इतना को हम लोग मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सो, और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, तो इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो बड़ा हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे एक एरिया माने तो यहाँ पे एक सिलेंडर बन जाएगा, ऐसे सिलिंड्रिकल बन जाएगा, तो एक एलिमेंट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालेंगे, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, समझ में आ रहा कुछ, तो बीच में नहीं, बस 2 पॉइंट पर E1 और यहाँ पे E2 2 पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे हम लोग मान दिए कि E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q यहाँ पे टोटल चार्ज है इसके अंदर, ये इसका सरफेस एरिया, और यहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप लोग जानते होंगे कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है Q इनसाइड अपॉन ये, है ना, मतलब टोटल चार्ज और नीचे एरिया, इसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वही देखो यहाँ पे लिखा है Q इनसाइड बराबर, देखो यहाँ पे उल्टा थोड़ा लिख दिया, ऐसे होगा सिग्मा, है ना, सिग्मा अपॉन Q इनसाइड बाय ए, क्यू इनसाइड हमको चाहिए तो सिग्मा इंटू ये, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं गॉस लॉ क्या अभी निकाले थे कि फाई बराबर होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जानते हैं, है ना। अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, है ना, ये है कि नहीं। क्यू इनसाइड का वैल्यू देखो यहाँ पे है सिग्मा ए, तो क्यू इनसाइड का जगह लिख दिया सिग्मा ए, और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, ठीक। हाँ देखो यहाँ पे बगल में लिखल भी है कि 5 का वैल्यू क्या होता है, क्यू इनसाइड बराबर ऊपर में इक्वेशन 1 से, है ना। अब यहाँ पे ई डॉट डी यानी कि जो फ्लक्स है, जो क्या आपका फ्लक्स है, तो यहाँ पे 2 चीज़ों के कारण है, बोल सर 2 चीज़ों के कारण कैसे सर, तो आराम से देखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो एक इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे जो आपका फ्लक्स है वो है ई डी ए, तो एक को माने थे हम लोग E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो बन जाएगा E1 डी ए कोस थीटा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को माने थे E2, तो हो जाएगा E2 डी ए कोस थीटा, क्योंकि यही आपका क्या है, तो टोटल फ्लक्स है, ठीक। और ये जैसे का आपका क्या है, कैसे है, समझ में आ रहा है कुछ। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा ना, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या था, सेम था, यहाँ भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे दोनों में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सेम माने। अब यहाँ पे थीटा का डायरेक्ट देखोगे ना, थीटा का वैल्यू तो 0 आएगा। बोल सर कैसे आएगा सर, देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, तो एरिया का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, होगा क्यों, बोल सर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आराम से देखना, अब यहाँ पे जब टेस्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज लाएंगे कि इस पॉइंट पर कितना है, तो पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा, तो थीटा का वैल्यू 0। सेम इसी तरीके से इधर भी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, तो कॉस 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे, और E1 E बन जाएगा और E2 भी E बन जाएगा, क्योंकि सब बराबर है ना। तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2 ई डी ए कॉस थीटा, क्या बन जाएगा 2 ई डी ए कॉस थीटा। देखो आराम से देखना, यहाँ पे कुछ स्टेप थोड़ा कम है, हो जाएगा 2 ई डी ए कॉस थीटा, है ना। अब देखो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो 2 और ई कांस्टेंट है, तो ये निकल जाएगा बाहर, और यहाँ बच जाएगा खाली डी ए, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे बस गुना हो जाएगा इससे, है ना, और ये जैसे का तैसे, समझ में आ रहा कुछ, चलो बहुत अच्छा। अब देखो 2e कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब डी का आप लोग पता है इंटीग्रेशन क्या होता है सर, देखो यहाँ पे समझ लो, अच्छा डी ए इंटू 1 तो हो जाएगा डी ए, और ये जैसे का तैसे। अब देखो यहाँ पे 2e का 2a, अब देखो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन आपको पता होगा x होता है, तो डी का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब यहाँ जो रहता है वही उसका इंटीग्रेशन है ना, तो डी का इंटीग्रेशन ये हो गया, तो 2e बराबर हो गया सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ कितना आसान है, देखो यहाँ पे ये से देखो यहाँ पे ये कट गया,
है ना। ये से ये कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया 2e, देखो 2e, और यहाँ बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो ई को छोड़ दिए, ये था गुना में, इधर आगे हो गया भागा में, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, तो इनफ्लाइट प्लेन सीट के कारण, ठीक है, रट लेना इसको। चलिए बहुत अच्छा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, ये था नहीं, लेकिन ऐसे देख लो, ये सब देखो 2016, 18, 2025 यानी पिछला साल पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। तो ये इस बार नहीं आएगा, तो इसको नहीं पढ़िएगा तो चल सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर नहीं था, हम एक्स्ट्रा बताने के लिए बस लिख दिए है ना। अगला फोर्थ नंबर देखिए, डेरिवेशन कितना टाइम हो रहा है, हमको लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, है ना, ये वाला ना, आधा घंटा हो गया है ना, तो ज़्यादा नहीं है ये, हमको लगता है 1.5 घंटा में ये खत्म हो जाएगा, है ना। चलो आगे 4 नंबर देखिए, यहाँ पे 4 नंबर डेरिवेशन क्या है, बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है। कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये देखो तीन नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, देखो पहले से लिख दिए, तो 23 से पूछा और 26 के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब किसी एक बिंदु पर किसी विद्युत आवेश के लिए विद्युत विभव का एक व्यंजक हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, हम लोग एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर करते हैं जो आपका क्यू है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यू एंड या यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, हम लोग एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं क्यू नॉट, देखो यहाँ पे ये आपका टेस्ट पॉजिटिव क्यू नॉट, ठीक है। और इसको ब्रिंग कर रहे हैं, यानी ला रहे हैं हम लोग, ब्रिंगिंग कर रहे हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से। देखो यहाँ पे ये इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे हैं ना, कहाँ ला रहे हैं, तो एक पॉइंट पर ला रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है मान लो, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक ला रहे हैं जिसका नाम यहाँ पे ई है। ये चीज़ हम लोग पहले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखिएगा कि एक बिंदु आवेश क्यू को एक इकाई बिंदु चेक आवेश या फिर टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, टेस्ट आवेश क्यू नॉट से इन्फिनिटी से ए बिंदु तक लाते हुए दर्शाया गया, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग दर्शाए हैं, ठीक। अब यहाँ पे समझना, थोड़ा सा समझना, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना। देखो यहाँ से हम लोग चार्ज को यहाँ ला रहे हैं, तो इधर से जो वर्क कर रहे हैं वो आपका क्या एक्सटर्नल वर्क है, क्या एक्सटर्नल वर्क। इधर से जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या आपका एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक। अब ये चार्ज जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस पर लगेगा, दो चार्ज के बीच में यहाँ पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो इधर वाला फोर्स आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि कूलम्बिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना। और इधर जब फोर्स लग रहा है तो इधर भी एक वर्क होगा, और जिसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क है, लेकिन इसका काम नहीं चलेगा, ठीक, इसका काम नहीं पड़ेगा, बस इतना समझना है। अब ये फोर्स अपोजिट लग रहा है ना, तो ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस। जैसे इधर एक वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और इधर एगो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, इसका वैल्यू माइनस होगा, अपोजिट में लग रहा है इसलिए। अब हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस, ये ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट एस, है ना। अब यहाँ पे डब्ल्यू बन गया आपका एक्सटर्नल वर्क, और एफ जो फोर्स है, तो हम लोग जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेते हैं, तो वो क्या है आपका माइनस ही। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मानते हैं डी एक्स है, क्या मानते हैं, डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट हम लोग माने कि डी एक्स डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, क्या माने, डी एक्स डिस्प्लेस हुआ, है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ से जब यहाँ ला रहे हैं ना हम लोग टेस्ट चार्ज को, तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज एक दूसरे को धक्का देगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और इसको मानेंगे हम लोग डी एक्स, यहाँ नहीं है डी एक्स, है ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एक्स। अब देखो यहाँ पे डी एक्स है ना, क्या है आपका डी एक्स है। अब यहाँ पे समझना कि डब्ल्यू एक्स टी है, एफ ई का यहाँ पे माइनस एफ ई है, अब डी एक्स का यहाँ पे डी एक्स है, अब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो आता है कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे फाइनली बन जाएगा डब्ल्यू एक्स टी बराबर माइनस एफ ई कॉस थीटा। अब देखो थीटा का वैल्यू है 0, बोलो सर कैसे 0 हो गया, सर कैसे 0 हो गया, देखो समझना आराम से। थीटा क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल, तो देखो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा था, तो दोनों का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू होता है कितना, 1, तो 1 से जब गुना करेंगे माइनस एफ ई डी एक्स को, तो बचेगा खाली माइनस एफ ई डी एक्स। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एफ ई डी एक्स। अब हमको करेंगे इंटीग्रेशन, बोल भैया इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस को हमको पूरी डिस्टेंस चाहिए ना, तो इसलिए करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स टी का ई एक्स टी लिखेंगे, माइनस का माइनस, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग ला कहाँ से रहे हैं चार्ज को, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो बस इसको इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस एफ ई डी एक्स। अब देखो एफ बराबर, यानी कि आपका कूलम्बिक फोर्स बराबर क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, है ना, होता है। देखो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बस अब ये लिखेंगे के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, लेकिन हम लोग यहाँ पे आर डिस्टेंस है और डिस्टेंस को एक्स माने ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और डी एक्स का देखो यहाँ पे रहेगा सिर्फ डी एक्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है के क्यू और क्यू नॉट है ना, यहाँ पे क्या आपका कांस्टेंट है। तो भैया यहाँ पे Q1 Q2 है, तो यहाँ पे Q और Q नॉट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए को हम लोग माने थे Q और Q नॉट को इधर से ला रहे थे, तो Q1 यहाँ पे Q ही रहेगा और Q2 जो है वो Q नॉट बन जाएगा, तो इसलिए Q1 Q ही है और Q2 आपका Q नॉट बन गया, है ना।
इसको बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है तो यहाँ पे बचेगा खाली 1/x², 1/x², यहाँ dx का dx। अब आपको पता है कि जब हम लोग करते हैं क्या चीज़, इंटीग्रेशन किसका, 1/x² का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x, -1/x, ये जैसे का तैसे, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट लगा था इन्फिनिटी से r तक, ठीक। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देखो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो के क्यू और क्यू नॉट का क्यू नॉट ही हो गया। अब देखो पहले अपर लिमिट लिखते हैं तो 1/x की जगह आ गया 1/r, और फिर माइनस लोअर लिमिट तो 1/इन्फिनिटी। समझ में आ गया कुछ, बहुत आसान है। WXT का WXT, के क्यू नॉट का जैसे का तैसे, 1/r का जैसे का तैसे, और 1/इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0। क्या होता है 0। तो यहाँ पे WXT बराबर क्या हो जाएगा, तो WXT बराबर हो जाएगा खाली के क्यू नॉट, और यहाँ पे 0 घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो खाली बचेगा 1/r², तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1/r, तो नीचे आ जाएगा r, ठीक है। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी V बराबर होता है W/Q। तो वहीं यहाँ पे लिख दिए V बराबर W/Q नॉट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हम लोग वर्क कर रहे हैं वो Q नॉट पर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे से कहीं हम लोग W का वैल्यू निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा ये गुना में, ये भागा में, इधर हो जाएगा गुना में, तो हो जाएगा VQ नॉट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। बोल भैया आप क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे। सो देखो यहाँ भी WXT, यहाँ भी WXT, तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे WXT का वैल्यू कितना, VQ नॉट, तो इसको पुट कर देंगे इसके जगह पर। देखो यहाँ पे VQ नॉट हो गया, और ये जैसे का तैसे, तो वही यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। अब हम लोग को चाहिए था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना चाहिए था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने भी, तो भी यहीं पे है, और Q नॉट गुना में इधर आ जाएगा भागा में। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, पे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, भागा में आ जाएगा तो ठीक है, यहाँ पे भागा भी ला सकते हैं। V बराबर हो गया के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय Q नॉट, नीचे आ गया ना, तो Q नॉट बाय R। तो देखो Q नॉट से Q नॉट खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे भागा में है ना। तो यहाँ पे बच जाएगा V बराबर KQ/R, तो V बराबर KQ/R। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे भी काट सकते हैं ना। चलिए, तो आपका फाइनली आ गया V बराबर KQ/R, ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपका 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। आप आराम से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि V क्या है, K क्या है, Q का है, R क्या है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 5वां डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। 2 बार पूछा गया, जैक 2020 और ये 25 में भी आ चुका है ना। ये 25 में ये ऑब्जेक्टिव है, क्या बोल रहा है आराम से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, हाँ, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है ना। तो इसका आंसर देखो 2025 में पूछ दिया, तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको नहीं याद करना, एक और खत्म हो गया, तो आपके सामने आप बचा मात्र 12 को डेरिवेशन, है ना। हाँ, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या लिखा हुआ है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, विद्युत विभव का विमीय सूत्र 2022 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, है ना, कि mL²T-3 A-1, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना। चलो अगला ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। कहता है कि 3 कैपेसिटर इज कैपेसिटी C, 3 को कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C है, यानी C है। कहता है कि इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो कहता है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जब भी हम लोग सीरीज में हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं ना, तो उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये होता है। तो देखो एगो C1 और यहाँ पे C1 है, C2 है, C3 है, तो सबका वैल्यू C है ना। तो 1/C, देखो आराम से ध्यान देना, सबका वैल्यू क्या है, C है। तो यहाँ पे लिखा भी है सबका वैल्यू क्या है, C है ना। तो देखो एगो 1/C, 2 1/C, 3 1/C, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/C, है ना। तो यहाँ पे बस वही लिखा 3 × 1/C, है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग को चाहिए 3 इक्विवेलेंट ना, तो इसको देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर ले जा सकते हैं। C इक्विवेलेंट यहाँ पे ऊपर चल गया और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो C ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। C/3 डायरेक्ट कर दो, या फिर आप आराम से बच्चे जैसा गुना करके लिखो, तो आपका C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर, यानी कैपेसिटेंस यहाँ पे आ जाएगा C/3। ऑप्शन ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो जैसा आपका मन करे वैसा आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। 6ठा वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि 2025 में ये भी पूछा है, लेकिन इस बार मॉडल सेट में दिया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आएगा तो इस बार 5 नंबर का दिया है ना। कहता है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ बोल दिया आगे कि आप जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐड करते हैं तब क्या होगा ना, यहाँ पे ऐड किया है बस इस बार, तो हम उसका भी आंसर लिख दिए नीचे।
यानी समानांतर प्लेट संधारित धारिता के लिए एक व्यंजक प्राप्त करना। बहुत ज़्यादा ईजी और इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे लेट अस कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर, है ना। हम लोग 2 पैरेलल प्लेट को यहाँ पे लेते हैं, या फिर कैपेसिटर है, कंडक्टर की जगह आप कैपेसिटर भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है। तो इधर प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। बहुत आसान है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है। तो हम लोग यहाँ पे ई पी क्यू नहीं मानिएगा तो चलेगा, है ना। देखो यहाँ पे E1 आपका है, इसके कारण प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और E2 इसके कारण हम लोग मानते हैं कि जो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो है आपका E2। और D क्या है, तो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, या फिर पी क्यू भी लिखेगा तो कोई गलत नहीं होगा, है ना। जिस तरह से हम लिखें उस तरह से आप लिख सकते हैं। इधर ये ई बी सब नहीं लिखिएगा, इसको हटा दीजिएगा, है ना। अब हम लोग को करना क्या है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब हम लोग बीच में इसका देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम लोग लाएंगे एक टेस्ट चार्ज Q प्लस Q नॉट रहेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, है ना, इधर होगा। और ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, है ना। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है ना, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके अंदर, है ना, वो आपका क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों का जुड़ जाएगा, यानी कि E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखो E नेट जो आएगा वो E1 प्लस E2। अब हम लोग जानते हैं कि E बराबर, अभी कुछ देर पहले बताए थे ना कि कहीं इन्फिनाइट प्लेन शीट के कारण, है ना, बताए थे कि गॉस लॉ के अनुसार कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी कुछ देर पहले बताए थे ना, तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो E1 का भी सेम हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E1 बराबर हो जाएगा आपका E2। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, खाली साइन में अपोजिट, है ना। हाँ, तो बस ये हो जाएगा, इतने लिखेंगे। अब देखो बहुत आसान है ये, ई नेट का ई नेट लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 2 से 2 कट गया तो खाली बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई नेट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों नहीं भी लिखेगा, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं आप, एगो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एगो, तो दो हो गया ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डायरेक्ट 2 से 2 कट जाएगा और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं कि ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है V/D, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बीच का कितना डिस्टेंस है, सो, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है कि E बराबर होता है माइनस dV/dr। तो यहाँ पे छोटा d को हटा देते हैं और माइनस साइन को भी हटा देते हैं, तो E बराबर क्या बन जाएगा, V/r। ये दोनों में रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट है। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो आप क्या रिलेशन बताइएगा, तो E बराबर माइनस dV/dr, तो उसी से बन गया आपका E बराबर V/d। सुना गया। अब दोनों इक्वेशन से हम लोग आराम से लिख सकते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रिक है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ आप देखो दोनों वैल्यू सेम जगह। अब बहुत आसान है, देखो यहाँ पे E का वैल्यू है V/d, तो बस यहाँ पे भी E है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से E नेट की जगह आ गया V/d और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कि C बराबर होता है Q/V, है ना। C बराबर क्या होता है, Q/V। तो हम लोग को V चाहिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो C नीचे आ जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा Q/C, ठीक है। तो जहाँ पे V था वहाँ पे देखो आ गया Q/C, और यहाँ पे D का D ये रहा, और इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखना सिग्मा बराबर होता है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है Q/A, तो हमको Q चाहिए, तो ये भागा में इधर हो जाएगा गुना में, तो हो जाएगा सिग्मा E, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पे Q था, Q ऊपर था, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा E, क्या आ गया सिग्मा E, CD का CD और ये जैसे का तैसे। अब क्या होगा सर, तो अब कुछ नहीं होगा, अब होगा ये कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सिग्मा यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा, सिग्मा यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसान, देखो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 है ना, तो 1 इंटू CD हो जाएगा, और ये इंटू एप्सिलॉन नॉट, बहुत आसान है। हमको C चाहिए था ना, कैपेसिटी पूछ रहा था ना, C का C रखेंगे, ये D गुना में, तो रह जाएगा भागा में, तो ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, ये आ गया आपका कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब हम लोग यहाँ पे आगे जो आपका क्वेश्चन पूछा मॉडल सेट में, वो बोल दिया कि इफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहीं देंगे यानी किसी माध्यम के लिए, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमेशा K लेते हैं, तब उसका जो नया एक्सप्रेशन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बाद आ जाएगा वो आ जाएगा CM, यानी कि किसी मीडियम में कैपेसिटेंस जो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो बस K से खाली गुना हो जाएगा, K इंटू ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। बस ये आ गया आपका 5 नंबर तक जो आपके मॉडल सेट में दिया गया है, उसका प्यारा सा आंसर, ठीक है। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत मेहनत लग रहा है ना, आप लोगों के लिए रात 2-2 बजे तक जग रहे हैं अभी, है ना,
और आप लोग प्यार भी हद से ज़्यादा कर रहे हैं, इसका रीज़न ये भी है ना, देख सकते हो यहाँ पे इतना देर से भी वीडियो बना रहे हैं, एकदम अच्छा से समझा भी रहे हैं ना, तो पूरा थक भी गए यार, क्या बोलें। देखो अगला क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है, कहता है कि एक 6.4 एम्पियर आपका करंट है, वो फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड विल भी, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि आपका आई का वैल्यू दिया 6.4 एम्पियर, है ना। टाइम यहाँ पे दिया है पर सेकंड माने 1 सेकंड, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो उसमें रिलेशन होता है कि आई बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर होता है एन ई, तो क्यू की जगह एन ई लिख दिए, तो आई बराबर एन ई बाई टी। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, आई का वैल्यू पुट कर दो, एन आपको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, टाइम है 1 सेकंड, बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10 पर पावर आपका 19 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो अगला देखो यहाँ पे क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या है सो समझो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका डेरिवेशन लिखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ना, वही क्वेश्चन था कि डिफाइन पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका डेरिवेशन क्या है सो लिखो, और डिड्यूस करना है रिलेशन बिटवीन ओम्स लॉ के यूज से, है ना, वो वाला क्वेश्चन था आपका, है ना। कितना नंबर में था, तो ये 7वां नंबर में था, है ना। तो बस वही देखो यहाँ पे वही लिखेंगे, ठीक। देखो हम लोग लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, देखो ये वाला पहले डेफिनेशन लिख लेना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है सो, और फिर उसका डेरिवेशन यहाँ पे करना है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है वी डी बराबर माइनस ई अपॉन एम टाउ, ये वाला होता है। आप यहाँ पे माइनस की जगह ई माइनस साइन हटा भी सकते हैं, माइनस दर्शाता है कि ये नेगेटिव चार्ज है सिर्फ, बस वही चीज़ है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक कंसीडर करेंगे, एक आपका यहाँ पे लेंगे आपका कंडक्टर लेंगे, जिसको रखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। इस पर हम लोग यहाँ पे बैटरी से जोड़ेंगे तब ना इसमें करंट फ्लो होगा, और इसके एरिया को मानेंगे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया को मानेंगे ए, ठीक। और इस पर लग रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, ई आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और टी आपका रिफ्लेक्शन टाइम है। हम लोग जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है एफ बाई क्यू, तो यहाँ पे एफ बराबर हो गया क्यू ई, और यहाँ पे क्यू ई हो गया, और यहाँ पे देखो चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की जगह आ गया माइनस ई ई, तो एफ बराबर हो गया माइनस ई ई, है ना। अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं कि एफ बराबर होता है एम ए, पता है कि नहीं, फिर फ्रॉम न्यूटन्स लॉ फिर लिख सकते हैं एफ बराबर क्या होता है एम ए, ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये ऐप की जगह एम ए पुट कर देंगे, तो ऐप की जगह एम ए आ गया, और माइनस ई का ई, तो हमको ई एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस ई बाय एम, गुणा में तो ये हो जाएगा भागा में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एक, देखो यहाँ पे जो आपका लॉ ऑफ मोशन के अनुसार से हम लोग जानते हैं कि उसका जो इक्वेशन है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का की होता है भी बराबर यू प्लस ए टी, ये वाला होता है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी को माने हैं भी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता है कि लगभग सबका जीरो होता है, टी यहाँ पे जो है वो आपका रिलैक्सेशन टाइम टी माने, और एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो यहाँ पे है, उसको यहाँ पे मान दिए। अब कुछ नहीं करेंगे, बस सारा पुट कर देंगे यहीं पे। देखो भी को माने हैं भी डी, तो भी डी, यू जीरो माने हैं तो देखो यू जीरो, है ना, और ये का एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी आपका टाउ माने तो यहाँ पे टाउ, तो भी डी का भी डी है, जीरो खत्म हो जाएगा, देखो माइनस ई ई टाउ बाय एम, माइनस ई ई टाउ बाय एम, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन प्रूव्ड हो गया। अब हमको डिड्यूस करना है ना, क्या करना है, डिड्यूस करना है रिलेशन दोनों का, है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे इसको डेफिनेशन बस बीच में आ गया, इसको नहीं लिखेगा तो चलेगा, समझ में आ गया कुछ, इसको हटा दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे डिड्यूस करना है, उसी में आपका जोड़ा गया था, आप क्वेश्चन देखिएगा ऊपर में उसमें, तो डिड्यूस करना है कि ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ करके। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ये होता है वी डी बराबर ई टाउ बाय एम, हम बोले थे कि अब माइनस साइन को हटा भी सकते हैं, है ना। और हम लोग करेंट में, हम लोग कहीं करंट में और हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देखेंगे, ये तो आपको आधे रखना होगा कि आई बराबर होता है अने भी डी, आई बराबर क्या होता है अने भी डी, है ना। तो बस फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से बहुत आसान है ये, देखो आई का आई रखें, अने का अने रखें, और भी डी की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, देखो भी डी की जगह हम लोग ई टाउ बाय एम पुट कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है तो आराम से देखना है यहाँ पे, अब करना ये है कि देखो आई का आई है, अने का अने है, तो आई एन ई, आई ये मतलब होता है सरफेस एरिया, एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खाली, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ई टाउ बाय एम है, तो देखो ई बराबर होता है भी बाय एल, मतलब कि ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है कि आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर में सो और उसका लेंथ, है ना, तो उसमें उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ई के जगह हम लोग यहाँ पे लिख दिए भी बाय एल, और बाकी एम और टाउ का टाउ और एम जैसे का तैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना, देखो यहाँ पे आई का आई है, अने का आई एन ई, और ई से गुना होगा तो हो जाएगा ई स्क्वायर, टाउ का टाउ, भी को बाहर कर दिए, देखो भी को बाहर कर दिए, और एम और एल, एम को एल, ठीक है। अब भी जब इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस किस में है यहाँ पे भी, तो भी आपका यहाँ पे आपका गुणा में, तो इधर हो जाएगा आपका भागा में, देखो ध्यान देना, आराम से देखना, ठीक है, थोड़ा सा देखना।
थोड़ा सा क्या करना है, देखना है। ठीक, देखो यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम लोग क्या किए कि ये वाला पूरा टर्म है गुना में, तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा भागा में। तो भागा में आने का नियम होता है कि ये पलट जाएगा, मैंने कि ये आपका किस में है, यहाँ पे भागा में, तो इधर हो जाएगा गुना में। तो आई के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मान सपोज करो यहाँ पे आई है। अच्छा इधर समझाते हैं, थोड़ा सा समझना। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आई है, तो आई को हम लोग आई ही रखते हैं। ठीक है, ये है किस में, भागा में, तो इधर हो जाएगा गुना में। तो देखो आई एम एल हो जाएगा गुना में, इधर जाएगा तो, और ये है आपका किस में, गुना में, तो इधर हो जाएगा होगा भागा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। तो ये देखो भागा में हो गया ए एन ए स्क्वायर बाय टाउ, ऊपर में देखो ये किस में हो गया, तो गुना में, तो देखो एम एल गुना में हो गया। अब देखो ये वाला है किस में, गुना में सामने, और ये इधर आ हो जाएगा भागा में, तो भी का भी ये रहेगा इधर, और ये हो जाएगा भागा में, तो भी बा आई हो जाएगा। समझ में आ गया कुछ, बस ये चीज़ बन जाएगा। अब हम लोग जानते हैं भी बराबर आई आर होता है, ये पढ़े कि नहीं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बा आई। देखो यहाँ भी भी बा आई है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर, और आर होता है हमेशा क्या, कॉन्स्टेंट। क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो हम लोग ये कर सकते हैं क्या कि भी बा आई को हम लोग भी बा आई ही रहने देते हैं, और ई वाला आपका आर के बराबर है, तो इसके जगह हम लोग लिख देते हैं आर। तो देखो आर लिख दिए, है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपका किस में है, ये आपका किस में है, यहाँ पे भागा में, इधर जगह गुना में, तो भी बराबर हो गया आई आर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भी बराबर क्या है आपका आई आर। तो बस यहाँ पे बराबर जब हट जाएगा तो आर हट जाएगा, और भी बराबर डाल के हो जाएगा आई, और ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, बस इतना लिख लेना, एकदम रट लेना है। अब अगला क्वेश्चन था कि स्टेट बायोसावर्ट्स लॉ, और इसका फिर डेरिवेशन हमको बोला था निकालने के लिए। तो बायोसावर्ट्स लॉ को पहले लिख लेना कि बायोसावर्ट्स लॉ क्या होता है। सो ये देखो बहुत आसान है कि बायोसावर्ट्स लॉ क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर है, यानी कि एक ऐसा वायर है जिसमें से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, वो इसके आई, इसमें कितना करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो डीएल साइन थीटा के बराबर होगा। डीएल साइन थीटा मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कोई एलिमेंट लेंगे कहीं भी, तो उसका लेंथ है, छोटा लेंथ है ना, तो हो जाएगा डीएल। ठीक है, तो डीएल के बराबर होगा। जनरली यहाँ पे डीएल साइन थीटा नहीं होता है, होता है डीएल, लेकिन वहाँ पे हम लोग आगे ज़्यादा डीप में नहीं इसको जाना है, तो इसलिए होगा डीएल साइन थीटा। और डीबी जो होगा वो इसके बीच का डिस्टेंस के, जैसे हमको मान लो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो हम लोग करंट एलिमेंट यहाँ लिए है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में क्या, बस इसी चीज़ को लिखिएगा। अब तीनों इक्वेशन को जब जोड़ दीजिएगा, तो डी बी बराबर हो जाएगा आपका माइनस, ऊपर में ही रहेगा आई डी एल साइन थीटा, नीचे आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला लिख लीजिएगा, है ना। क्या क्या है सो हिंदी वाले लिख लीजिएगा कि इसके अनुसार से किसी धारावाही चालक तार से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होता है वो तार में प्रवाहित धारा आई के क्या होता है, तो समानुपाती होता है, और लंबाई एलिमेंट डीएल के भी समानुपाती होता है, और उसके तार के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो सेम चीज़ बन जाएगा, है ना। वी आई इंपॉर्टेंट। ठीक, अभी वेक्टर फॉर्म आपका ज़रूरी है नहीं, लेकिन बस देख लीजिएगा, लेकिन ये ज़रूरी है नहीं। ठीक है, बस ऐसे लिख दिए यहाँ पे। अब डेरिवेशन में नहीं डालना है ये सब, है ना। हाँ, डेरिवेशन में ये सब नहीं डालना है, ये सब क्रैश कोर्स में सब हम करा चुके हैं ना, इसलिए वही उसी का सारा कॉपी है, ये पूरी करा चुके हैं। अभी रिवीजन क्लास भी चल रहा है, बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं तो ज्वाइन भी किए हैं, है ना। तो आपकी इच्छा है कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि भैया क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, तो अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारा जो 5 सेट है ना, वो खरीद सकते हैं, उसमें 5 सेट लगा लीजिए, एकदम फुल का फुल नंबर आएगा, है ना। अगला है देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। किस पॉइंट पर, तो एट एक्सियल पॉइंट पर, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये आपका सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, इसके एक्सियल पॉइंट, ये इसका एक्सिस है, तो इस पॉइंट पर हमको यहाँ पे क्या पता करना है, तो पता करना है मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू, है ना। बहुत आसान है सर, थोड़ा सा देखना है इसको अच्छा से। देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, वायर है, सर्कुलर वायर है। हम लोग मानते हैं कि इसका रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर मानते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है लेट अस कंसीडर आ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। हम लोग एक गोलाकार करंट कैरिंग वायर मानते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ना। अब देखना है यहाँ पे ये आपका वायर है, इसका छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं जो डीएल है आपका, क्या है डीएल है। एक इधर भी लेते हैं, आपका है क्या है डीएल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, आपका डीएल है ना, तो इसके कारण हम लोग यहाँ इस पॉइंट पर मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 100, ठीक। तो बस खाली आराम से देखना, ठीक। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर सामने आएगा, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर आएगा सामने, है ना, इधर ना आएगा सामने सर। हाँ, आप ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक। ये वाला जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से ये वाला जो आपका पॉइंट है एक्सियल पॉइंट, उसका डिस्टेंस को हम लोग माने हैं एक्स, क्या माने हैं एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, और इधर भी आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड है आपका
dB। ठीक, अब ये वाला जो एंगल है सर आपका, ये वाला एंगल जो यहाँ पे ये जो आपका बन रहा है उसको मानते हैं हम लोग थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। अब देखो ये वाला थीटा, तो ये वाला इधर ये आपका हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा देखना हो। ये वाला आपका dB है ना, तो इसका भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक इधर एक इधर। ये आपका dB, तो इसका भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक इधर एक इधर। तो कंपोनेंट ब्रेक करने बताए थे। देखो ये वाला थीटा है ना, तो देखो ये वाला हो जाएगा 90 और ये वाला भी हो जाएगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा इस तरह से। बस आप देख लेना, यहाँ पे ज़्यादा डीप आपको यहाँ पे नहीं जाना है। बस देखना ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है? थीटा है। तो ये dB के बगल वाला थीटा हो जाएगा और ये भी dB के बगल वाला क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो थीटा के पास वाला आपको पता है cos थीटा होता है, dB cos थीटा। ये भी हो गया dB cos थीटा। और थीटा से दूर वाला होता है dB sin थीटा। तो इधर के लिए भी dB sin थीटा, इधर के लिए dB sin थीटा। तो देखो यहाँ पे ये ऑपोजिट है, dB cos थीटा, dB cos थीटा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा dB cos थीटा प्लस dB cos थीटा। तो बस यहाँ पे मेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका? देखो ये सब लिख लेना है, सपोज क्या क्या है सो, ठीक है, अपने से लिख लेना है क्या क्या माने ऊपर में, वही चीज़ है। और यहाँ पे बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो dB cos थीटा प्लस dB cos थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2B ये 2 आपका dB sin थीटा है ना, cos थीटा बोल रहे थे, sin थीटा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। हम लोग जानते हैं बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार से dB बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट अपन 4 पाई और आइडियल sin थीटा अपन आर स्क्वायर। ये अभी ऊपर में बताए थे कि बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है उसमें, है ना, ये चीज़ होता है। अब हम लोग क्या यहाँ करेंगे, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे ये डबल लिखा गया है, इसको लिखना नहीं है यहाँ पे, इसके बाद ये वाला लिखना है। देखो यहाँ पे आर का वैल्यू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोल भैया नहीं समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे दो चीज़ फाइंड करेंगे, आर का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू। तो आर का वैल्यू होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन थीटा का वैल्यू होगा आर अपन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोल भैया नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो हम लोगों को चाहिए क्या चीज़, तो हम लोग को चाहिए आपका ये वाला आर, हमको ये वाला आर चाहिए और ये वाला थीटा के लिए हमको चाहिए साइन थीटा। देखो ये वाला आर, तो ये वाला देखो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो हमको चाहिए जनरली आर मैंने हाइपोटेनस, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रूट अंडर, है ना, रूट अंडर हो जाएगा कि हाइपोटेनस बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस आपका है आर, तो आर का स्क्वायर प्लस ये वाला आपका बेस है एक्स का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये चीज़ हो गया, आर फाइंड हो गया यहाँ पे। अब हमको चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए? आपका साइन थीटा। तो ये आपका थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, पी बाय एच मैंने पी आपका है आर और एच हाइपोटेनस ये वाला, तो एच देखो यहाँ पे आर अभी निकाल रहे हैं, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको साइन थीटा भी मिल गया और आर भी मिल गया, बस वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा है सब, है ना। देखो आर का वैल्यू ये वाला है और साइन थीटा का वैल्यू ये वाला, बस पुट कर देंगे। तो डीबी का डीबी ये जैसे का तैसे है, आईडीएल का देखो आईडीएल है, साइन थीटा का देखो साइन थीटा है, आर के जगह पे देखो ये वाला वैल्यू, तो इसका हो जाएगा ओवरऑल स्क्वायर, इसका हो जाएगा ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा की जगह हम लोग ये वाला पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे साइन थीटा की जगह हम लोग ये वाला पुट कर दिए, है ना। देखो ये स्क्वायर से ये वाला कट गया आपका क्या चीज़, तो आपका रूट, ठीक है। तो ये वाला आपको दिखने में इस तरह से लगेगा, ये वाला दिखने डीबी का डीबी जैसे का तैसे, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो देखो सेम टू सेम ये जैसे का तैसे, और साइन थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पे पुट कर दिए। बहुत आसान है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, ठीक है। अच्छा है, देखो आपको लग रहा होगा भैया बहुत ज़्यादा लंबा, इसलिए हम बोले ना कि आप 2-2 3-3 डेरिवेशन करके देखिए। आपका डिमांड आ रहा था कि भैया वीडियो बना दीजिए, इसलिए हम बना ही दे रहे हैं ना। चलिए, तो आपको क्या करना है कि पीडीएफ इसका आराम से पढ़ना है, और हाँ जहाँ पीडीएफ में नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, तो डेरिवेशन का वीडियो खोल लेना है, ठीक है। चलिए अब देखो ये डीबी का डीबी म्यू नॉट अपन 4 पाई के म्यू नॉट अपन 4 पाई, आईडीएल का देखो आईडीएल आर ऊपर से गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बाबू, अब देखो यहाँ पे ई जैसे का तैसे है ना, और यहाँ पे रूट है, रूट को हटा के हम लोग पावर हाफ कर सकते हैं। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम में पावर जुड़ जाएगा, पावर 1 और आधा 3/2, और आईडीएल आर का आईडीएल आर, बहुत आसान है। चलो यहाँ पे आगे देखो, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, तो डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो बी आ जाएगा, और ये आपका कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हम बाहर में ही रखेंगे एक तरह से, और ये भी आपका आई आर आपका क्या हो जाएगा आई आर एल, और आराम से देखना, देखो यहाँ पे आई आर इधर बाहर आ गया, है ना, इधर आई आर बाहर आ गया, और डी एल का यहाँ पे क्या लेंथ चेंज करेगा ना, तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन, और ये सब सारा कांस्टेंट है तो ये सब क्या है बाहर है, ठीक। तो देखो डीबी का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन तो बी आ गया, ये कांस्टेंट था तो ये तो बाहर है इधर, और डीएल का हम लोग करेंगे तो एल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया डीएक्स का क्या होता है एक्स होता है, डीएल का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब देखो बी का बी पाई नॉट अपन 4 पाई का पाई नॉट अपन 4 पाई, ये पाई नॉट बोल दे रहे यार, म्यू नॉट है ना, आई
आर एल, तो एल एल जो है यहाँ पे है वो पाई आर। बोल भैया पाई आर कैसे, तो देखो सर्कुलर वायर ऐसे था तो हम लोग इतना के लिए निकाल रहे थे ना, तो पूरा होता है 2 पाई आर, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो इतना डिस्टेंस बचेगा आपका लेंथ खाली पाई आर, तो पाई आर है लेंथ आपका पाई आर, तो एल की जगह लिख दिए पाई आर और ये जैसे का तैसे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी का बी रखेंगे, देखो म्यू नॉट अपन 4 पाई का म्यू नॉट अपन 4 पाई यहाँ पे है ना। बोल सर 4 पाई कहाँ है सर, देखो यहाँ पे ई पाई से ई पाई घर मामू घर चल गया है ना, तो यहाँ पे बी का बी बचा, म्यू नॉट अपन 4 आई आर गुने आर, आई आर स्क्वायर और ये जैसे का तैसे। बहुत आसान है। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 में माने थे कि बी जो आया था मैग्नेटिक फील्ड वो आता था 2b, आपका आया था 2b साइन थीटा है ना, क्या था 2b साइन थीटा। देखो यहाँ पे ये b जनरली आपका db साइन थीटा है, तो db साइन थीटा का वैल्यू यहाँ है, 2 का 2 यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 कटेगा, b का b यहाँ जगह म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और ये यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और 2 का यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बीच में आता है एम्पियर सर्किट लॉ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में नहीं था लेकिन पूछ सकता है कि स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ। तो यह क्या होता है, तो ये स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या है कि लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का और क्लोज्ड पाथ कहते हैं इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स एंड द करंट आई पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ। बोल भैया नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं ना। क्या बोलता है कि जो आपका एम्पियर सर्किट लॉ है वो क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन माने कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल माने कि इंटीग्रेशन है। देखो यहाँ पे लाइन माने लेंथ dl और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इंटीग्रेशन है, और कहता है कि क्लोज्ड पाथ जो होगा वो इक्वल टू होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो म्यू नॉट टाइम्स के, देखो म्यू नॉट टाइम्स के एंड करेंट के, देखो करेंट के, बस हो गया। हिंदी वाले भी लिख लीजिएगा कि इसके अनुसार किसी बंद लूप के लिए bdl का समाकलन माने इंटीग्रेशन उस लूप के द्वारा प्रतिबंध पुल धारा म्यू नॉट के गुणनफल के समानुपाती होता है। सिंपल है ना। चलिए अगला आता है यहाँ पे 10वां डेरिवेशन, ज़्यादा है नहीं, बस 5 डेरिवेशन है जिसमें से आपको हो सके ए को नहीं करना है, तो बस आप मात्र 4 डेरिवेशन बचा हुआ है। ठीक है, तो 4 डेरिवेशन बचा हुआ तो ज़्यादा नहीं, आधा घंटा और लग सकता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें, हम वैसे भी थक गए हैं, बहुत सारा काम भी करना पड़ रहा है ना, लेकिन बच्चों का डिमांड हो और आपका भाई नहीं आया, ऐसा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आपका देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे जो था 10वां नंबर डेरिवेशन वो था कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है सो, और फिर उसके बाद आपका प्रिज्म फार्मूला को डिराइव करना था। तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो लिखेंगे द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे। अब ये वाला समझाना जरूरी है क्या, देखो ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, इधर से कोई रे आ रहा है ना, तो यहाँ पे जब चेंज होगा, देखो इधर आपका विरल माध्यम है, उधर विरल से जाएगा सघन में, तो यहाँ पे अभिलंब की ओर, देखो अभिलंब ये है ना, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो झुक गया तो इधर चल गया। अब यहाँ पे सघन से जाएगा विरल में, तो ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब से देखो अभिलंब से दूर भागेगा, क्या भागेगा, दूर भागेगा। ठीक है, तो दूर भाग गया। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंट हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये वाला इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंट। ज़्यादा यहाँ पे समझा नहीं रहे हैं, ठीक है, बस एकदम पूरा टू दी पॉइंट बता रहे हैं आपको। तो ये आपका इमरजेंट है, तो वही बोलता है यहाँ पे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कि जो एंगल ऑफ इमरजेंट रे है और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उसी के बीच के जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंट रे है, ये वाला आपका इमरजेंट रे है। इमरजेंट रे को हम लोग सीधा पीछे बढ़ाएंगे और ये आपका इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो एंगल ऑफ डेविएशन। तो यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन है ना। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा, बोल सबसे कम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यही वाला लिख देना एकदम इसी तरीके से, है ना। जब बोलेगा कि डिफाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करना है और इसका कंडीशन को लिखना है, इसका जरूरत भी पड़ेगा। अब मिनिमम डेविएशन का 2 कंडीशन है, पहला कि जो इंसिडेंट रे है सो और एंगल ऑफ ई जो है इमरजेंट रे, दोनों एंगल क्या होना चाहिए, तो आपका बराबर होना चाहिए, तब सबसे कम डेविएशन होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ आपका इमरजेंट दोनों लगभग बराबर होना चाहिए, यानी कि आपतित कोण और निर्गत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। ये कंडीशन भी याद रखना, एंगल आई और एंगल ई क्या है, इमरजेंट रे, दोनों क्या होगा, जब बराबर होगा तो सबसे कम डेविएशन आपको नजर आएगा। और दूसरा कि एंगल रिफ्रैक्शन और मस्ट बी इक्वल टू, यानी कि देखो यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्शन एंगल R1 और R2 क्या होगा, बराबर होगा। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ बोल रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला है ना, ये वाला ना, तो ये सबसे कम कब होगा, तो देखो यहाँ पे जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस माने ये वाला एंगल यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो कहीं ये सीधा आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ इमरजेंट जो इतना बना है कहीं ये वाला कम बनता, दोनों बराबर होता, तब एंगल ऑफ डेविएशन क्या आता, कुछ नहीं आता, बहुत कम आता। और दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे देखो ये वाला इंसिडेंट रे, तो ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन, है ना। और यहाँ से जब ये निकल रहा है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ये वाला बन गया। समझ में आ गया कुछ। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 है, तो दोनों कहीं यहाँ पे बराबर है, दोनों क्या कहीं बराबर है, दोनों बराबर है कहने का मतलब ये सीधा है, और सीधा रहेगा तो सबसे कम डेविएशन होगा ना। तो ये 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है हिंदी वाले की, आपतित कोण जब अपवर्तित कोण जब आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिए कि व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये वाला बता दिए ऊपर में, और एस्टेब्लिश द रिलेशन, ये वाला रिलेशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है ना। 2 बार पूछा गया, इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। न्यूनतम विचलन कोण क्या है, तो पहले न्यूनतम विचलन कोण को परिभाषित करना और फिर उसका कंडीशन को लिख देना, उसके बाद संबंध स्थापित करना है ये वाला। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रिज्म को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर अ प्रिज्म, एक प्रिज्म हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर करेंगे, है ना। एक प्रिज्म हम लोग क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे ये जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, देखो ये वाला, आराम से देखना खाली समझो, ये आपका क्या है, तो प्रिज्म है, देखो यहाँ पे समझो, ये वाला आपका क्या है, प्रिज्म है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, देखो यहाँ पे ये आपका म्यू क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, प्रिज्म का, है ना। म्यू क्या है, तो म्यू आपका अपवर्तनांक है प्रिज्म का, देखो यहाँ पे प्रिज्म के अंदर का अपवर्तनांक। और यहाँ पे आपका डेल एम क्या है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, माने कि ये एंगल ऑफ डेविएशन है लेकिन डेल एम यहाँ पे मिनिमम डेविएशन है, ठीक। ये चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आराम से देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ देखना है ना, बहुत आसान है, बस देख लेना थोड़ा सा। यहाँ हम लोग लेंगे एंगल ए पी आर, बोल भैया एंगल ए पी आर कैसे बना, तो समझना है। यहाँ पे देखो ये आपका प्रिज्म है, पहले सबसे पहले ये प्रिज्म है, इधर से इंसिडेंट रे जाएगा, इधर से इंसिडेंट रे जाएगा, तो ये क्या होगा, इसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन थोड़ा मुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि विरल से जा रहा है सघन माध्यम में। अब इसको जाना चाहिए सीधा, तो ये अब सघन से जा रहा है विरल में, तो ये थोड़ा सा दूर भाग जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो मेन आपका एक वो इधर बनेगा लंब, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर, एक बनेगा आपका इधर, इधर बनेगा ना, 2 को इधर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे आराम से देखना, इसको जब सीधा आगे बढ़ाएंगे और इसको जब पीछे ले जाएंगे तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये था आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो यहाँ पे, और ये एंगल आर यहाँ पे कितना रिफ्रैक्ट हुआ, सो तो एंगल R1 इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल R2, इसको मान लेते हैं एंगल R2, ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल R2। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, देखो यहाँ पे जब एंगल, इसको ज़रूरत शायद पड़ेगा क्या, इसका नहीं पड़ेगा, तो इधर आगे आ जाओ डायरेक्ट। देखो अब हम लोग मानते हैं कि ये आपका P है और ये वाला आपका Q है, ये वाला आपका R है, ऐसा मानते हैं हम लोग, और ऊपर में ये तो मान ही है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं एंगल APR में, एंगल APR देखना, आराम से देखना, एंगल APR में, माना कि ये वाला हम लोग त्रिभुज में देखते हैं, तो क्या होगा, तो एंगल A प्लस एंगल P एंगल R, एंगल A एंगल P और एंगल R, ये तीनों मिला के होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखना खाली बाबू, यहाँ पे आराम से देखना, ये एंगल, ये तो एंगल ये ही है, एंगल P और एंगल R क्या होगा, सो खाली देखना। देखो एंगल P माने कि ये वाला एंगल, और एंगल R माने कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल है। अब आराम से खाली देखना, देखो एंगल ये वाला जो है, आराम से देखना खाली, जो ये वाला हम लोग त्रिभुज में बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। अब ये होगा क्या चीज़, देखना आराम से देखना, कहीं हम लोग यहाँ पे ऐसे लेते हैं, देखना देखना देखना, ये एंगल कहीं हम लोग ऐसे करके ऐसे लेते हैं, है ना, नहीं समझ में आ रहा। देखो एंगल ये वाला सीधा है, आराम से देखो, देखो ये वाला क्या है आपका सीधा है, और ये वाला इधर आया, ठीक। तो ये वाला एंगल कहीं लेते हैं तो आता 90 डिग्री, कितना आता 90 डिग्री, लेकिन ये वाला आपका है R1, ठीक है। तो इधर वाला कितना बचेगा, तो 90 में माइनस कर देंगे कहीं R1, 90 पूरा है, कहीं R1 हम लोग घटा देंगे तो यही वाला खाली नहीं बचेगा, तो हो जाएगा 90 माइनस R1। उसी तरीके से इधर वाला है R2 और ये है पूरा 90, तो R2 हटा देंगे तो 90 माइनस R2, है ना। तो बस वही चीज़ है, देखो P बराबर 90 माइनस R1 और R बराबर 90 माइनस R2, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब ये को ये रख लेते हैं, देखो यहाँ पे 90 और 90 कितना हो गया, 180 माइनस R1 उधर गया तो प्लस R1 और प्लस R2 बन गया, ठीक है, 180, ये चीज़ हो गया, है ना। अब देखो 180 से 180 खत्म हो गया, तो एंगल ये बराबर आ गया R1 प्लस R2, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब दूसरा हम लोग लेंगे एंगल, यहाँ पे हम लोग त्रिभुज लेंगे आपका त्रिभुज PRS, क्या लेंगे, त्रिभुज PRS, आराम से देखना PRS कहाँ है, देखो अब छोटा सा एंगल P एंगल R और S, माने कि पहले हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लिए, अब लेंगे ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक। अब देखो ये वाला थोड़ा सा देखो यहाँ पे समझना है आराम से, ये वाला सीधा आपका है, ठीक है, ये वाला क्या आपका सीधा है, और ये वाला आपका एंगल है आपका R1, क्या है R1, ठीक। अब देखना है थोड़ा सा देखना, देखो 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 थोड़ा सा यहाँ पे समझो,
देखो यहाँ पे जब ये क्रॉस है पूरा पूरी, जैसे मान लो ये क्रॉस आपका, तो ये आई है, तो ये भी आपका क्या होगा, आई होगा। लेकिन ये था आपका आर, तो हमको ई वाला चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका आई माइनस आर, आर वन नहीं हो जाएगा, आई माइनस आर वन ये वाला। उसी तरीके से ई वाला ऐसे देखो, ई वाला आपका मान लो क्रॉस है, देखो समझो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये आपका क्रॉस है, ये आपका एंगल है ई, तो ई वाला भी एंगल आपका क्या होगा, ई होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ई एंगल है आपका आर टू, तो हमको खाली ई वाला चाहिए, तो कहीं ई पूरा एंगल है ई, और हमको R2 कहीं हटा देंगे तो ई वाला एंगल नहीं मिल जाएगा। तो पूरा एंगल है आपका ई, और उसमें R2 कहीं घटा देंगे तो हमको ई वाला एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बस वही है। तो ई माइनस R2 हो गया आपका ई वाला छोटा वाला एंगल। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझिएगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एंगल देखो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है कि डेल एम हम लोग लेते हैं, तो डेल एम बराबर क्या आ जाएगा, बहुत आसान है सर, डेल एम बराबर क्या आ जाएगा, तो देख लेना यहाँ पे देखो एक नियम है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये वाला है ना, देखो हम लोग ये वाला त्रिभुज लिए हैं, ये वाला त्रिभुज लिए हैं, तो ये इसका बाहर का है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला मान लो कोई त्रिभुज है, इसका बाहर इधर हम लोग ले जाएंगे, ये वाला कोण कहीं ये है, और ये वाला कोण का वैल्यू कहीं बी है, और ये कोण का वैल्यू सी है। तो हमेशा देखना कि एंगल के बाहर वाला है ना, त्रिभुज के किसी दूर का बाहर वाला कोण अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है उसका वैल्यू, ये नियम होता है किसी भी त्रिभुज का, ठीक है। तो भाई एक बाह्य कोण के नियम से, एक्सटर्नल एंगल रूल से, कि आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाहर में है ना, तो उसके दो अंदर कोण के बराबर होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। बस ये डेल एम आपका डेल का डेल ही रहेगा, इसको डेल एम भी लिख सकते हैं, है ना। अब आराम से देखना, देखो आई और ई प्लस में है दोनों, तो दोनों को एक साथ लिख दिए, आई प्लस ई कर दिए, और ये माइनस में है दोनों, R1 माइनस R2, तो दोनों को एक साथ ले गए यहाँ पे माइनस R1 प्लस R2। बोल भैया नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाते, देखो समझो यहाँ पे, ये दोनों किस में है, एक प्लस में है, ये है माइनस में, ठीक, और ये है प्लस में ई, और ये है आपका माइनस में, तो प्लस वाला प्लस की जगह ले गए, माइनस वाला माइनस की जगह लेंगे, बस यही चीज़ है ना। और बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। नहीं समझ में आया ही भगवान, चलो फिर समझाते हैं। देखो ये वाला मान लो, ये वाला जो ऐसे लिखा ना, उसको हम लोग मान लेते हैं कि लिखा हुआ आई माइनस R1, फिर यहाँ पे प्लस ई है ना, तो प्लस ई, फिर यहाँ पे माइनस R2, ऐसे ही लिखा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि हम लोग ए आई को यहाँ पे लिए, और ई प्लस ई को प्लस ई कर दिए, माइनस R1 को देखो माइनस R1 किए, और माइनस R2 को हम लोग माइनस R2 किए, ऐसे है। देखो यहाँ पे ई वाला देखो आई प्लस ई, आई प्लस ई, अब यहाँ है माइनस R1 और माइनस R2, अब इसको माइनस कहीं कॉमा ले लेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो माइनस कॉमा ले लिए, तो ये बन गया आपका R1 प्लस R2। अब समझ में आ गया होगा, है ना, बस वही है। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा, देखो डेल का डेल ही है ना, डेल्टा का डेल्टा ही है, आई प्लस ई है, और माइनस का देखो माइनस है, और R1 प्लस R2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से ऊपर में देखो उसका वैल्यू ये है, देखो R1 प्लस R2, देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू है ये। बस इतने करना था, आपका आंसर आ गया। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर हम लोग 2। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग पता है, हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम मिनिमम डेविएशन के लिए R1 और R2 दोनों बराबर होना चाहिए। और आपका यहाँ पे देखना यही ना था कि दो कंडीशन था मिनिमम डेविएशन का, कि R1 R2 बराबर होना चाहिए, या फिर एंगल I और E बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एंगल ये बराबर था R1 प्लस R2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये वाला था कि नहीं। अब दोनों बराबर होगा तब ना मिनिमम डिवीजन होगा, तो R1 और R2 को दोनों को बराबर मानते हैं, तो R1 और R2 यहाँ पे लिख दिए, एक यही है। अब देखो दोनों बराबर है, तो R1 बराबर R2 है, तो दोनों को हम लोग R लिख सकते कि नहीं। देखो यहाँ पे R और R मान लिए दोनों को, तो ये बराबर हो गया 2R। तो यहाँ पे हम लोग को खाली चाहिए R, क्या चाहिए R, तो ये गुना में इधर जगह भागा में, तो R बराबर हो जाएगा ये बाय 2। बस यही वाला जरूरत था। दूसरा कंडीशन में एंगल I और E बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ पे जो लाए हैं कि डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ये, यही ना है। अब यहाँ I और E बराबर है, तो ई की जगह भी आई लिख दिए, तो आई प्लस आई 2i हो गया, ई जैसे का तैसे, माइनस ये का ये ही रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, 2i को इधर ले गए हम लोग, आराम से देख क्या किए। सो ये वाला आपका माइनस ये है, तो इधर ले गए इधर, तो प्लस ये हो गया, तो डेल एम प्लस ए और 2i का 2i लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। हमको चाहिए i, तो ये आ गया आपका गुना में इधर जगह भागा में, तो डेल एम प्लस ए बाय 2। बस अब कुछ नहीं करना है, r का वैल्यू हमको मिल गया, i का वैल्यू मिल गया। हम लोग जानते हैं यूजिंग स्नेल लॉ से कि म्यू बराबर जो होता है साइन i डिवाइडेड बाय साइन r, ये होता है, ये ना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर कि साइन i डिवाइडेड बाय साइन r, यही ना होता है। बस यहाँ पे अब कुछ नहीं करेंगे, म्यू का म्यू रखेंगे, साइन का साइन रखेंगे, आई का वैल्यू वहाँ पे था ए प्लस डेल एम बाई 2, और साइन का साइन रखेंगे, और आर का वैल्यू आया था ए बाई 2। देखो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आया है ए बाई 2, और आई का वैल्यू जो आया बस यहाँ पे पुट कर देंगे, और फाइनल यही आपका हो जाएगा प्रूव्ड प्रिज्म फार्मूला। चलो बहुत अच्छा।
ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब ज़्यादा नहीं है, बस लास्ट बचा हुआ है ना। चलिए, पूरा थक गए रे बाबा। चलो, अब ये आता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला। ठीक है, ये आता है डेरिवेशन। देखो, इसका हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, वीडियो को इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है ना। ये पूरी ये डेरिवेशन है आपका। ठीक है, अभी है थोड़ा सा, है ना, लंबा है। देखो, दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला है ना, ये आपका जो रिफ्रैक्शन वाला है, ये वाला ही पूछेगा सिर्फ, है ना। यही वाला खाली बनाना है, रिफ्लेक्शन वाला आपको नहीं बनाना है, तो उसको नहीं दिए, है ना। खाली वही वाला बना लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये सबका डेरिवेशन का आपको क्या मिल जाएगा, तो आपका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप वैसे आप जुड़ सकते हैं ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छा से जुड़ जाइएगा, वो आपको डायरेक्ट ले जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपको सारा पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक, क्योंकि अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना, तो बच्चे देखेंगे भी नहीं, तो इतना ही छोटा रखते हैं ताकि सब कुछ देखे भी और अच्छा से समझे भी। ठीक, तो आपको हम पिन कर देंगे ग्रुप में, जब भेजेंगे टेलीग्राम ना, तो वहाँ पे पिन कर देंगे, तो पता चल जाएगा। बोलो उससे ज़्यादा भी समस्या होगा ना, तो आपको इस पर मैसेज कीजिएगा, 950, रुकिए, इस पर 950 79 94 797, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, प्रयास कीजिएगा ग्रुप से ही लेने का, लेकिन जब देर से जो वीडियो देखिएगा, हमको टाइम मिलेगा, तो इस पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, और सभी दोस्तों को, अपने भाई को ज़रूर बताएं हमारे वरदान बैच के बारे में, जिसको आप 22 तारीख से उसमें अपने आपके दोस्त जो है वो जुड़ सकते हैं, 11th वाले जो अभी 12th में जा रहे हैं, सो ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो में।